अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि हुकूमती वुज़रा गलत एदादो शुमार क्यों पेश करते हैं, चाहे वो चीनी की पैदावार, चीनी की दरामद का मामला हो, या फिर गंदम की दरामद का मामला हो, या फिर LNG की दरामद और उससे पैदा होने वाली बिजली का मामला हो। हुकूमती फैसलों के नतीजे में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मगर वुज़रा अपनी गलतियां छुपाने के लिए गलत एदादो शुमार का सहारा ले रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं और वज़ीर आज़म से भी गलत बयानी की जा रही है। हमने पिछले हफ्ते आपको गंदम, चीनी और इसके अलावा LNG की दरामद के हवाले से मामला आपके सामने रखे। तो गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम उमर अयूब ने गर्दिशी कर्जों के हवाले से एक नया दावा कर दिया। सर्कुलर डेट का जो बहाव था उसको हम तकरीबन 14 अरब रुपए फी महीना ले आए थे कोविड से पहले। कोविड के बाद जो रेट इंक्रीजेस और बाकी जो हमने इकदामात उठाने थे, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स में, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स में, वो जारी बात है हम लोग नहीं कर सके। उस पर हमने मोरेटोरियम लगा दिया। वो इसलिए नहीं कर सके क्योंकि मुल्क में एक कोविड की सूरत हाल थी, लोगों के कारोबार बंद हो रहे थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासर हुए और मेहनतकश लोग थे और हुकूमत ने एक बिल्कुल ठीक फैसला लिया। दावा कर दिया कि 14 अरब रुपए तक ले आए थे सर्कुलर डेट और फिर कोरोना पर जिम्मेदारी डाल दी। फिर बाद में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए पावर सेक्टर ताबिश गौर ने तस्लीम किया कि गलत अदाद शुमार पेश नहीं करने चाहिए। नेपरा भी पहले ये कह चुका है पावर डिवीजन को कि 14-12 अरब रुपए सर्कुलर डेट नहीं हुआ था, वो 40 अरब रुपए था। लेकिन 3 दिन पहले उमर अयूब साहब आके कह रहे थे कि हमने इसको 14 अरब रुपए कर दिया था। या तो ये मीडिया के जरिए अवाम को मिसलीड करना चाह रहे हैं, या ये जो है प्राइम मिनिस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक आदाद शुमार सही नहीं बताएंगे मसले का हल नहीं निकालेंगे। आदाद शुमार बिल्कुल सही बताने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। इवन अगर कोविड से 2 महीने पहले जो थे, दिसंबर में तकरीबन 40 अरब था, जनवरी में 42.4 बिलियन था, तो ये भी कहीं से नहीं कहा जा सकता। ये तो गलत नंबर्स देने वाली बात हुई ना कि 14 अरब पर ले आए थे। कोविड से पहले भी 40 अरब था, पूरे साल का एवरेज निकाले वो भी 45 अरब रुपए था। ये पूरे साल का 45 अरब था और यकीनन उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की होंगी कि 40 से उसको कैसे कम किया जाएगा। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि तमाम का तमाम जो दारोमदार सिर्फ हमारा ये नहीं होना चाहिए था कि अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। यकीनन कोताहियाँ भी हुई हैं और बेहतरी की बहुत गुंजाइश भी है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में नया LNG टर्मिनल ना लगने के हवाले से सवाल उठाया था कि हुकूमत ने दावे तो बहुत किए, लगा क्यों नहीं। इस हवाले से ताबिश गौर ने क्या कहा, जरा सुनिए। जो पॉलिसी का फेलियर आप कह लीजिए या जो जहाँ कोताही कह लिए कि पिछले कई सालों में 2 टर्मिनल्स के बाद कोई नए टर्मिनल बने नहीं। इसी तरह टर्मिनल लग भी जाएं लेकिन जो नॉर्थ साउथ गैस, आप ये मान तो रहे कि 2 के बाद कोई टर्मिनल लगे नहीं, क्योंकि हुकूमत ने दावा किया था कि हम टर्मिनल लगाने और 2 कैपेसिटी पेमेंट के बगैर लगाएंगे। जी, टेक एंड पे और प्राइवेट सेक्टर में ये P2P ट्रांजैक्शन है। ये इस पे देर हुई है लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी हुकूमत, लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी, ये माना कि देर हुई है, मगर वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, क्यों LNG पाकिस्तान नहीं ले पा रहा, ये जरा देखिए। इन्होंने गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर से। उस टाइम पे जो गैस थी कतर पे जो बिक रही थी उसका देख ले, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने पे साइन किया, बीच में इन्होंने पैसा बनाया। उसके बाद आज 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कतर से। आज जो गैस मिल रही है हमें वो 40% कम पैसे पे मिल रही है। हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा दिया। हम तो इनकी चीज़ों में फंसे हुए हैं। ज़्यादा ने दावा कर दिया कि हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि हम इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें फंसे हुए हैं। हालांकि नवंबर के सौदे उस वक्त हो चुके थे, वो महंगे रेट्स पर हुए थे, मगर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज सस्ती गैस मिल रही है, 40% कम रेट पर मिल रही है। हमने जो प्रोग्राम किया उसका पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आया और उस जवाब में उनकी तरफ से बताया गया कि अगस्त के महीने में 1 स्पॉट कार्गो मंगाया गया, 4 पाकिस्तान मंगा सकता था। 2 कार्गो सितंबर में मंगाए गए 2020 में, 4 मंगा सकता था। 2 कार्गो अक्टूबर के महीने में मंगाए गए, 4 मंगा सकता था। मगर वज़ीर आज़म को ये किसने बताया कि हम सस्ती गैस मंगा ही नहीं सकते हैं जब कैपेसिटी मौजूद है। नया टर्मिनल ना लगने के बावजूद कैपेसिटी मौजूद थी, उसके बावजूद क्यों कम कार्गो मंगाए गए, जो कि खुद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का हमारे प्रोग्राम के जवाब में आई गई जो जवाब है वो कह रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए नदीम बाबर साहब, मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए पेट्रोलियम मौजूद है। नदीम बाबर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। नदीम बाबर साहब, कौन गलत मालूमात देता है वज़ीर आज़म को,
वो अक्टूबर में कह रहे हैं, जबकि नवंबर के महंगे सौदे हो गए थे कि आज हमें 40% सस्ती गैस मिल रही है, जो कि कोरोना के ज़माने में मिल रही थी। साथ कहते हैं हम ले ही नहीं सकते क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। हालांकि अगस्त, सितंबर में और अक्टूबर में आप लोगों ने पूरी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज ही नहीं की एलएनजी टर्मिनल की। शाहजेब, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। पहली बात तो ये है कि जब आप पार्शल इन्फॉर्मेशन पे जजमेंट करेंगे तो हमेशा उसमें कोई ना कोई खामी रह जाएगी। सो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछले 4 महीने से हम टर्मिनल्स को 1100 MMCF 1150 की रेंज में चला रहे हैं। होता यह है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जो पहले से चले आ रहे हैं 800 मिलियन क्यूबिक फीट वो हैं, और उसके अलावा जितनी एडिशनल चाहिए होती है वो स्पॉट पे आ रही होती है। सो अगर किसी ने आपको ये तासुर दिया है कि जी हम टर्मिनल्स को नियर कैपेसिटी नहीं चला रहे, ये गलत है। आप देख लीजिएगा पिछले 4 महीने से हम 1100 या उससे ऊपर जा रहे हैं। अब बात आ गई प्राइम मिनिस्टर का, आपने कोट किया कि जी 40% सस्ती LNG हम ले सकते थे। पिछले 27 महीने से जब से ये हुकूमत आई है, आप टोटल स्पॉट कार्गोज जो है, हमने 35 स्पॉट कार्गोज ख़रीदे हैं, उनकी एवरेज आप निकालें तो वो 10.4% ऑफ ब्रेंट है। इसको अगर आप कंपेयर करें 13.37% से जो कतर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये तकरीबन 25% का फ़र्क पड़ता है। स्पॉट की नेचर ये है कि समर में वो लो होता है, विंटर में वो हाई होता है, क्योंकि डिमांड विंटर में ग्लोबली बढ़ गई होती है। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल दुरुस्त है कि हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले में कहीं सस्ती लेते रहे हैं। नेचुरली विंटर में अगर आप एक कार्गो उठाएं या एक महीने का नंबर उठाएं, वो हायर भी हो सकता है। हम पूरे साल की जब बात करते हैं 10.4% एवरेज बन रही है पिछले 27 महीनों में जितने भी स्पॉट कार्गोज हमने लिए हैं। सब यानी कि 2016 में ये डील हुई, 2016, 17 और 18 में स्पॉट प्राइसेस पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म डील्स हैं उनसे महंगी थी। 2019-20 के लिए आप ठीक कह रहे हैं कि कीमतें नीचे आई थी, अब दोबारा ऊपर चली गई हैं। मगर आपने कहा कि हम तकरीबन कैपेसिटी पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगस्त में जब आप एक स्पॉट कार्गो मंगाते हैं तो कैसे आप कह रहे हैं कि आप तकरीबन कैपेसिटी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप 4 मंगा सकते हैं? जब आप सितंबर में 2 कार्गो मंगाते हैं तो कैसे आप ये कह रहे हैं? नहीं शाहज़ाब, ऐसे नहीं है। देखिए, होता ये है कि जो 800 मिलियन क्यूबिक फीट कॉन्ट्रैक्ट में हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंडर, उनकी आगे पीछे करके रीशेड्यूलिंग भी की जाती है। अगस्त के आप नंबर्स देख लें, अगर आप मुझे 1 मिनट दें मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी बता सकता हूं कि हम 1100 MMCF पे चल रहे थे। इसका मतलब है कि जितने कॉन्ट्रैक्ट्स में मौजूद थे, चाहे वो ओरिजिनली उसी महीने पे शेड्यूल थे या रीशेड्यूल करके उस महीने में लाया गया, जमा उसमें कर लें स्पॉट कार्गो, तो तकरीबन 1100 पे हम चल रहे थे। अगस्त में भी 1100 पे थे, सितंबर में भी 1100, अक्टूबर भी 1100, इस महीने भी 1100। अगले 2 महीने हम 1200 से ऊपर 1200 पे चल रहे होंगे। तो 1200 पे क्यों नहीं चल रहे थे? अगर आपकी बात दुरुस्त है तो आप 1200 पे क्यों नहीं चल रहे थे अगर इतनी सस्ती गैस मिल रही थी? ये देखें ना, यहाँ पे फिर वही बात आ गई, वो हाथी वाली मिसाल है कि किसी ने उसकी दुम पकड़ी और किसी ने उसकी टांग पकड़ी। मसला ये है कि पिछली हुकूमत ने LNG को पेट्रोल डिक्लेयर करा दिया पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। उसका रिजल्ट ये है कि LNG सिर्फ वो खरीदार ले सकता है जो उसकी पूरी कीमत अदा करे, क्योंकि हम उसको गैस की प्राइस में एवरेज नहीं कर सकते। इस चीज़ के साथ आप मिला लें दूसरी कबाहत के 800 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब अगर मैं फिर आपको बता दूं कि पिछले 27 महीनों में जब से यह हुकूमत गवर्नमेंट में आई है, जब से यह पार्टी गवर्नमेंट में आई है, 9 महीने ऐसे थे 27 महीनों में जिनमें टोटल डिमांड ही 800 से कम थी। जब 9 महीने ऐसे आए कि टोटल डिमांड ही 800 से कम है, तो हम अगर 800 से ऊपर ले आए तो या तो उसको हवा में छोड़ें या उसको फिर सस्ता बेचें और सर्कुलर डेट। मैं एक और लॉन्ग टर्म डील की तरफ आ रहा हूं, मगर मुझे ये बताइए, एक सवाल ये है कि अगस्त 2020 में पाकिस्तान ने LNG से 3058 मेगावाट बिजली पैदा की, मगर सितंबर 2020 में उससे 250 मेगावाट कम 2805 मेगावाट पैदा की, मगर हमने फर्नेस ऑयल से 762 मेगावाट पैदा की। जब 6 रुपये 60 पैसे फी यूनिट पड़ रही थी LNG, तो हमने क्यों 12 रुपये 40 पैसे की महंगी फर्नेस ऑयल की बिजली पैदा की? हालांकि हम अगस्त में कर चुके थे, तो सितंबर में बजाय इसके कि हम ज्यादा LNG के जरिए ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, हमने 250 मेगावाट कम की और 762 मेगावाट की महंगी फर्नेस ऑयल की बिजली क्यों पैदा की?
इसीलिए आई लव योर प्रोग्राम बिकॉज यू कम विद नंबर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पार्शल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जुलाई अगस्त सितंबर में जब कराची में क्राइसिस शुरू हुआ बिजली का, तो हमने 100 से 150 MMCF LNG जो नेशनल सिस्टम के लिए मंगवाई गई थी उसको डाइवर्ट किया, कराची इलेक्ट्रिक को दिया। जब वो 150 के करीब जिससे हमने नेशनल सिस्टम की जनरेट करनी थी, जब उसको कराची के लिए डाइवर्ट किया गया तो उसको रिप्लेस किया फर्नेस ऑयल से। ये नहीं है कि हमने मंगवाई नहीं, हम मंगवा रहे थे, लेकिन जब कराची में क्राइसिस आया तो वो 150 के करीब LNG कराची को दी गई जो उन्होंने ऑर्डर नहीं की हुई थी, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। लेकिन नेचुरली कराची भी हमारा शहर है, कराची के सिटीजन्स को भी हमने सपोर्ट करना है। मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, महीने का मसला नहीं, एक और सवाल है, एक और सवाल है, सिर्फ एक महीने का मसला नहीं है। नहीं शाहजेब, आपने पूरे 9 महीने में, शाहजेब आप मुझे अगर एक नंबर सुन लें, आपने सिर्फ एक नंबर सुन लीजिएगा फिर इसका जवाब। आपने पूरे 9 महीने में, पिछले साल के 9 महीने के मुकाबले में 21% कम LNG से बिजली पैदा की है। हालांकि आपने फर्नेस ऑयल से 817 मेगावाट बिजली पैदा आप करते आए हैं, तो आप फर्नेस ऑयल से पैदा ही क्यों कर रहे हैं? जब आप पिछले साल पैदा कर रहे थे तो 21% कम, स्पॉट पे इतनी सस्ती LNG मिल रही थी। किसका फर्नेस ऑयल में फायदा हो रहा था कि आप फर्नेस ऑयल से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, 21% कम कर रहे हैं? फिर आपने आदाद और शुमार से काम लिया है। 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर तक इन 10 महीनों में टोटल जनरेशन का सिर्फ 4% फर्नेस ऑयल से जनरेट हुआ है, और ये 4% भी 2% सिर्फ इन 3 महीनों में हुआ है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने LNG कराची डाइवर्ट की। मगर इसको पिछले साल आधे शुमार कहते हैं तो उसमें मसला ये हो जाता है, आधे कहते हैं तो ये हो जाता है कि जो 4% है ये एक्सचेकर को 12 रुपए 40 पैसे की प्राइस पर, जबकि 6 रुपए 60 पैसे पे आप पैदा कर सकते थे, 35 अरब रुपए का बनता है। ये 30 से 35 अरब रुपए का इजाफी नुकसान बनता है। ये नहीं, ऐसे नहीं है शाहजेब, ऐसे नहीं है। देखें, आपने सारे मुल्क को इकट्ठा देखना है। हमने वो गैस जो मंगवाई हुई थी NTDC के सिस्टम के लिए, उसमें से कुछ डाइवर्ट की कराची को। अगर हम वो कराची को डाइवर्ट ना करते तो जो कराची का क्राइसिस चल रहा था, कराची में इससे ज़्यादा महंगी बिजली पैदा होनी थी, और जितनी भी हो सकती थी वो इस नंबर से ज़्यादा होनी थी, क्योंकि कराची के प्लांट जो है फर्नेस ऑयल वाले वो नेशनल सिस्टम से लेस एफिशिएंट हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी, आपने जो सवाल पूछा उसका मुझे जवाब नहीं पूरा करने दिया। इस साल टोटल जनरेशन कोविड की वजह से पिछले साल के मुकाबले में कम रही, मार्च से लेके अगस्त तक। ये जो मेन पीरियड था कोविड का, इसलिए अगर आपने पिछले साल से कंपेयर करना है तो टोटल परसेंटेज ऑफ जनरेशन देखें, ये मत देखें कि इस साल कितने यूनिट प्रोड्यूस हुआ और पिछले साल कितने यूनिट प्रोड्यूस हुआ। टोटल परसेंटेज में यही देखेंगे ना कि अगर सर मसला ये कि आपका जो अपना मेरिट ऑर्डर है, नेपरा को तो पता है ना कि कौन सी चीज किस तरीके से पैदा होती है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन हाफ है, नेपरा ने आपको पिछले साल नवंबर में कहा कि मेरिट ऑर्डर की पासदारी नहीं हो रही है, फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जा रही है। फिर आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ओवरऑल कमी थी, तो जब ओवरऑल कमी होती है तो फिर आपकी जिम्मेदारी यह है कि जितनी सस्ती बिजली पैदा हो सकती है वो की जाए। फर्नेस ऑयल से जीरो बिजली पैदा की जाए, मैक्सिमम LNG से पैदा की जाए, कोल से पैदा की जाए। मगर LNG और कोल में क्यों कमी आ रही है? आप उसकी 100% कैपेसिटी पर बिजली पैदा करें, बजाय इसके कि महंगी फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करें। कोल में कोई कमी नहीं आ रही। LNG भी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिमांड पावर सेक्टर ने दी हुई थी इन महीनों के लिए, उतनी ही LNG मंगवाई गई। कराची इलेक्ट्रिक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है LNG का, लेकिन जब उधर क्राइसिस आया तो जो LNG आई हुई थी उसमें से कुछ डाइवर्ट की गई कराची उन 3 महीनों के लिए। जहाँ तक आपका सवाल है कि जी इसका डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, या वो डिफरेंस कराची के शहरियों के लिए क्रिएट होना था या वो नेशनल सिस्टम के लिए क्रिएट होना था, क्योंकि जितनी LNG मंगवाई हुई थी वो सारी की सारी इस्तेमाल हो रही थी। जब मगर आपने कहा कि कोल में कोई कमी नहीं आई। जैसा 6 रुपए का यूनिट बनता है, 12 रुपए 40 पैसे का फर्नेस ऑयल से बनता है। अगस्त 2020 2530 मेगावाट आपने पैदा की है कोल से। सितंबर 2020 आपने 2283 मेगावाट पैदा की है कोल से। यहाँ भी 250 मेगावाट कम पैदा की, मगर फर्नेस ऑयल से आपने 762 मेगावाट पैदा की। तो सवाल उठ रहा है कि सस्ती के ऑप्शन मौजूद थे, किसको फायदा हो रहा था फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करके, कौन का नुकसान हो रहा था? शाहजेब, मैं आपके ये किसको फ़ायदा हो रहा है इस पे मैं आता हूँ, लेकिन देखें जो प्लांट है ना, ये पावर डिवीज़न का काम और उनके डिस्पैच सेंटर का है कि वो पूरे साल का शेड्यूल बनाते हैं कि किस प्लांट की मेंटेनेंस कब होनी है।
अब मुझे नहीं मालूम कि सितंबर में या अगस्त का जो भी आप मंथ कोट कर रहे हैं उसमें किस प्लांट की, कोल के प्लांट की शेड्यूल्ड आउटेज पहले से प्लान थी या नहीं प्लान थी, ये भी पता करके आपको बता सकता फिर न्यूक्लियर का बता दें, अगस्त 2020 में 817 मेगावाट पैदा हुए न्यूक्लियर से, सितंबर 2020 में 678 मेगावाट पैदा हुए न्यूक्लियर से। 1 रुपए पर यूनिट पड़ता है, 12 रुपए 40 पैसे की फर्नेस ऑयल क्यों पैदा किया गया? उसका भी कोई मेंटेनेंस का मसला था? शाहजेब, आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे जवाब तो देने देना। आपने एलएनजी के बाद कोल का कहा कि नहीं हुई थी कमी, तो मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको न्यूक्लियर का बता दिया जब आपने मेंटेनेंस का कहा कि फर्नेस ऑयल से क्यों बिजली पैदा हो रही थी, महंगी बिजली। पहली बात जरा समझ ले, मैं पावर डिवीजन रन नहीं करता, मैं पेट्रोलियम डिवीजन देखता हूं। अब उमर अयूब साहब आते नहीं हैं, अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने कहा कि आपको मैं प्रोग्राम में बुलाऊं और वादा किया कि अगले प्रोग्राम में वो आएंगे तो मैं उनसे भी सवाल कर लूंगा, बट मुझे अंदाजा है कि शाहजेब आप मुझे एलएनजी का सवाल कर रहे हैं, मुझे उसका जवाब दे लेने दें, और जिस हद तक मुझे मालूम है ऑपरेशनल चीज़ें पावर की, मैं वो भी जवाब दे देता हूँ। देखें, न्यूक्लियर प्लांट हमारे जो ऑपरेशनल हैं उनमें से एक प्लांट कई महीनों से मेंटेनेंस पे गया हुआ था, वो अब वापस आ चुका है। इसलिए आप आइसोलेशन में ये नहीं कह सकते कि जी इस महीने में न्यूक्लियर इतनी हुई थी, पिछले साल इस महीने में इतनी हुई थी, जब तक आपको मेंटेनेंस शेड्यूल ना पता हो कि प्लान्ड क्या था। मैं आपको आपके सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ कि हमें जितनी डिमांड दी गई कि एलएनजी हमें इतनी चाहिए, हमने उस हिसाब से तकरीबन 1100 मिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से एलएनजी ऑर्डर भी कर ली, मंगवा भी ली। जब हमने वो देना शुरू की और जुलाई में कराची का क्राइसिस आया, तो ये एक नेशनल लेवल पर डिसीजन हुई कि कराची का क्राइसिस बहुत सीरियस है, कुछ एलएनजी उधर डिवर्ट की जाए ताकि उधर जनरेशन क्रिएट हो सके। ये मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अब आपका सवाल था कि जी आपने कहा एलएनजी का आप जवाब दे रहे हैं, फिर मैं एक और सवाल आपसे कर लेता हूं एलएनजी के हवाले से, पावर सेक्टर से हटके। 27 जुलाई को टेंडर किया गया और वो मिला पाकिस्तान को 27 और 28 अगस्त की डिलीवरी के लिए 5.739% पर। मगर फिर हालांकि अगर इसी वक्त हमें पता होती जुलाई में कि अगस्त की डिमांड क्या होगी, इकोनॉमी खुल गई थी, हुकूमत दावा कर रही थी कि जी अब हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे और इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, मगर अगस्त में फिर एक टेंडर किया गया 15-16 अगस्त के लिए और वो आपको मिला 9.34% पर। और फिर उसके आखिर में लिखा हुआ है पीएलएल ने कि ये एसएनजीपीएल ने अचानक डिमांड हमें बता दी और अचानक हमें रिक्वायरमेंट बता दी, जिसकी वजह से हमें अचानक ये टेंडर लेना पड़ा और ये चीज़ें फोर्सिएबल नहीं थी, ये देखी नहीं जा सकती थी। तो आप अगर जुलाई में ही ये अगस्त का टेंडर भी कर लेते तो आपको 5.73% पे मिल जाता, मगर आपने अगस्त में जाके अगस्त का टेंडर किया 9.3% पर। ये तकरीबन $5 मिलियन का नुकसान बनता है। तो उस वक्त आप एलएनजी का भी नहीं सही फैसला कर सके? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात आपने की, इसलिए कि अगर आप 5.73 वाले को कहें कि ये बेंचमार्क था, ये बेंचमार्क बिल्कुल नहीं था। आप उस पीरियड में देख लें, जितने भी टेंडर्स हो रहे थे नंबर उससे ज़्यादा था। ये जिस वक्त हमने बिड की हुई थी, बिडर के पास एक डिस्ट्रेस्ड कार्गो मौजूद था और वो हमारे स्लॉट में फिट हो रहा था। आप उससे आगे पीछे के टेंडर्स देख लें, वो 7.5, 8, 8.5 मगर आपको जुलाई में अगस्त की डिमांड का तो पता था ना। सवाल पूछते हो तो फिर मुकम्मल जवाब तो दे देना। एक मिनट, सेकंड टेंडर जो आपने कहा देख लें तो मैं बता देता हूं 7.8% पे था गनवर का, मगर आपने जो जाके किया है वो 9.3% पर किया है अगस्त का। आपको जुलाई में नहीं पता था कि अगस्त में आपको 2 कंटेनर चाहिए होंगे कार्गो? यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं ना कि जब कराची की डिमांड एकदम से बढ़ गई तो हमने एडिशनल सप्लाई की। अगर डिमांड, मैं आपको स्टार्ट ही मैंने इस तरह किया है कि जब पिछली हुकूमत की डिसीजन कि एलएनजी पेट्रोल है, गैस नहीं है, उसका मतलब है कि मैं एलएनजी वो सिर्फ पावर सेक्टर या सीएनजी को फुल रिकवरी पे बेच सकता हूं, बाकी हर केस में मुझे सब्सिडी देनी पड़ती है। तो अगर मुझे पावर सेक्टर से एक सर्टेन डिमांड आती है तो मैं वही डिमांड पूरी करूंगा ना, मैं उसे फालतू ला के हवा में तो नहीं छोड़ूंगा। चले फिर आपको अगस्त में तो जब उन्होंने कराची ने कहा जी हमें एडिशनल दे दे, तो हमने एडिशनल मंगवा ली। चले फिर आपको एक महीने में पता चल गया एक गलती हो गई या फिर पावर सेक्टर ने डिमांड गलत दी, मगर अगस्त के महीने में गलती नहीं हुई। फिर आपने कराची इलेक्ट्रिक ने पहले हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं एलएनजी का, उन्होंने शॉर्टेज की वजह से उन्होंने कहा हमें और दे दें। हमने टेम्परेरली एसएनजीपीएल की गैस उनको डिवर्ट की और मीनवाइल उसको रिप्लेस किया कंडीशनल कार्गो से। तो फिर उसके बाद कराची इलेक्ट्रिक को कह रहे हैं कि भाई अगर आपने हमसे एलएनजी लेनी है
तो हमारे साथ अग्रीमेंट कर लें, हमें पहले से बता दिया करें ताकि आपकी डिमांड को भी हम शामिल कर लें। मगर मसला ये था, प्रोसेस शुरू कर दिया। आपको जुलाई में ये हुआ, अगस्त में अगर ये मामला हो गया, मगर अगस्त के बाद आपने यही मिस्टेक दोबारा की। अगस्त में आपने टेंडर किया, 2 टेंडर्स मिले, 12 की बात तो सुन ले, सितंबर की डिलीवरी के लिए एक 7.9% पर और एक 25 से 26 सितंबर की डिलीवरी के लिए 6.9% पर। तीसरा टेंडर आपको अवेलेबल था 8.4% पर, मगर सितंबर में जाके आपने फिर दोबारा 22 और 23 सितंबर की डिलीवरी के लिए टेंडर किया 10.88% पर। फिर नीचे पीएलएल ने यह लिखा कि एसएनजीपीएल की तरफ से अचानक डिमांड आ गई थी जिसका हमें पता नहीं था और इसको फोर्स ही नहीं किया जा सकता था। फिर यही गलती और साहब फिर $5 मिलियन का नुकसान। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं शाहजेब कि जो डिमांड पावर सेक्टर देता है हम उसके हिसाब से एलएनजी मंगवा लेते हैं। अगर कराची इलेक्ट्रिक की डिमांड नहीं शामिल थी और वो ऐड करते हैं लास्ट मिनट पे, तो हम उस वक्त जो स्लॉट अवेलेबल है हमारे लिए, ये भी ज़रा समझ लें आप कि ये नहीं है कि मैं आज मार्केट में जाऊं और आलू प्याज की तरह कल की तारीख में कोई चीज़ उठा लूं। जितनी शिप्स हैं, 550 शिप्स हैं एलएनजी कैरियर सारी दुनिया में, हर शिप का एक एक दिन ब्लॉक हुआ होता है। तो जिस स्लॉट में हमें चाहिए उस स्लॉट के लिए जो प्राइस अवेलेबल है हमें वो लेनी पड़ेगी। अगर हमें कंसिस्टेंटली 800 से ज़्यादा डिमांड हमारे सामने हो तो हम एडिशनल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लें। यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। मगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सारे झगड़े, मकसद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तो आप मुझे एक मिनट, मगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आप खिलाफ हैं और आपने जी चलिए आप एक मिनट में मुकम्मल कर लूंगा बात, मुझे 1 मिनट दे दें सिर्फ। देखें, अगर मैं 800 हर महीने बेच सकता हूं तो मैं 800 मंगवाऊंगा। अगर मैं 1000 हर महीने बेच सकता हूं तो मैं 1000 के कॉन्ट्रैक्ट्स कर लूंगा। मैंने आपको अभी बताया है कि पिछले 27 महीनों में 9 महीने ऐसे हैं कि जब 800 या 800 से कम है। अब 800 के कॉन्ट्रैक्ट तो पिछली हुकूमत कर गई हुई है। मैं इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, लॉन्ग टर्म 1000 के कर लूँ, तो वो जो 200 एडिशनल मैं ले रहा हूँ, वो जो साल में 1/3 पीरियड ऐसा आता है कि वो मेरे पास डिमांड नहीं है, मैं उसका क्या करूं? अगर ऐसा है तो मुझे अगर ऐसा है स्पॉट पे उठाना पड़ेगा ना। अगर ऐसा है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इतना आप फंस जाते हैं और इतना बुरा है, अक्टूबर 2018 कतर का डेलीगेशन आता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम पाकिस्तान से मिलते हैं। मार्च 2019 वजीर आजम आपको कतर भेजते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनसे मुज़ाकरात करते हैं। 11.25% 10 साल के लिए, 11.5% 10 साल के लिए, 11.25% 15 साल के लिए डील होने लगती है। आप वजीर आजम की मौजूदगी में सहाफ़ियों को बताते हैं कि ये एक बहुत अच्छी डील है, 200 MMCFD की आप डील करने जा रहे हैं और ये पिछली हुकूमत की डील से 20% कम रेट पर होने जा रही है। मगर फिर उसके बाद आप लोग इंटरनेशनल टेंडर मंगाते हैं, कतर 11.5% देता है, आपको 11.7 से 11.8% पर टेंडर आते हैं, वो डील एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, कतर की तरफ से भी नाराज़ी आती है। आप भी तो करने जा रहे थे ना लॉन्ग टर्म डील, आप ही साफियों को बता रहे थे ना, और ये 11.6% पर, तो अगर आपने वो कर ली होती तो आज आप क्या कह रहे होते? आई एम सो ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। अब आपको ये मालूम नहीं है और मैंने उस वक्त भी नहीं कहा, लेकिन अब चूंकि आप इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि कतर के साथ जो हम दोबारा डील करने जा रहे थे उसमें हम हर महीने कार्गो नहीं उठा रहे थे, हम एक वॉल्यूम की बात कर रहे थे और हम उनको कह रहे थे कि कुछ महीने ऐसे होंगे जहां हम ये नहीं उठाएंगे। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि कुछ महीनों में ज़्यादा उठाएंगे और कुछ महीनों में नहीं उठाएंगे। हम उसकी डिलीवरी में अपने लिए एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर रहे थे। अगर हम वो कर लेते तो फिर ये सूरत जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये ना होती। तो क्यों नहीं किया? के साथ चूंकि वो सबसे बड़ा सप्लायर है, नहीं नाराजगी की बात नहीं है, वो नाराज इसलिए हुए कि जी ये सारे हम आप भाई बंद जो हमारे मीडिया वाले ने सारी ये चीजें अखबारों में छाप दी। 11.25% उस वक्त दुनिया में सबसे लोएस्ट प्राइस थी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। सब माजरत के साथ आप मीडिया पे डाल रहे हैं, में आ गया साहब, आप मीडिया पर डाल रहे हैं। आप ऑपोजिशन में थी तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने कहा हम आते ही कतर के साथ डील में करप्शन हुई है उसे पब्लिक करेंगे। हुकूमत में आए तो कहा कि इसका रेट कम कराएंगे और इसे पब्लिक करेंगे। फिर गुलाम सरवर खान साहब जो उस वक्त मिनिस्टर पेट्रोलियम थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कतर के साथ हम रीनिगोशिएट नहीं करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी पासदारी करेंगे। फिर आप एक नई डील करने गए, उन्होंने आपको 11.5% का रेट दिया। उसके बाद आप इंटरनेशनल बिडर्स के पास चले गए, 4 आपको बिड्स आई, अच्छा रिस्पांस नहीं आया।
11.5% से कतर के मुकाबले में ज्यादा आपको रेट आए। कतर इस बात पे नाराज हुआ, उन्होंने उस बिड में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। इस बात पे वो मीडिया पे ना डाला करें सर, सारी चीजें अपनी जिम्मेदारी माना करें। नहीं, ये आप तीन चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। देखें, पहली बात ये कि कतर की नाराज़गी जो उन्होंने डायरेक्टली हमें कही कि जी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मीडिया में क्यों छापा गया, नाराज़गी उनकी इस बात पे थी। आपने मीडिया से बैठ के कहा कि 20% कम पर हमें मिल रही है, आपने मीडिया को खुद बताया वज़ीर आज़म की मौजूदगी में, तो मीडिया ना छापे। मैंने नहीं, उससे पहले जो कैबिनेट में समरी डिस्कस हुई थी वो अगले दिन अखबार में छप चुकी थी। ये उसके बाद की बात है जब मैंने कहा 20% कम पे मिल रहा है। अब सवाल आ गया कि जी उन्होंने जो भी नाराज़गी थी, जो भी वजह थी, जो मैंने आपको बता दिया है, हमने साइन क्यों नहीं किया। इस पे मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं फुल प्राइस रिकवरी कर सकता हूं, जो मैं इस डेफिनेशन की जो कानून के तहत प्रीवियस गवर्नमेंट कर गई है नहीं कर सक रहा, तो मैं जितनी गैस चाहिए, जिस कंज्यूमर को चाहिए, मैं ला सकता हूं। लेकिन अगर मैं फुल रिकवरी नहीं कर सकता कॉस्ट की, क्योंकि पिछली हुकूमत ने इसको पेट्रोल डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो मैं उतनी ही गैस लाऊंगा ना जितनी बेच के मैं पावर और सीएनजी से फुल रिकवरी कर सकता हूं। मगर इस डील की वजह से सारा कुछ जो कतर के साथ आप फंड कर दे, जो कतर के साथ आप डील करने जा रहे थे, उस वक्त भी प्राइवेट सेक्टर ने आपसे कहा कि 150 MMCFD की जो इस वक्त आइडल कैपेसिटी मौजूद है टर्मिनल पर, वो हमें इस्तेमाल करने दें। मगर आपने, हुकूमत ने कहा कि वो एक लॉन्ग टर्म डील कतर से करने जा रहे हैं। अक्टूबर 2020 में आके आपने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया है। पाकिस्तान ने 2018 में कोई $45 मिलियन जाया किए उस आइडल कैपेसिटी की वजह से, और जो पेमेंट कर दी 2019 में भी जाया किए। तो अब आपने जाके अलाउ किया, क्योंकि आप खुद एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे। गुज़िश्ता हुकूमत के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को आप कह रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि उस वक्त आप कहते थे कि पब्लिक करो, इंफॉर्मेशन तरीके साफ कहती थी, आप तो नहीं। और आज आप कह रहे हैं मीडिया में बातें क्यों छप गई। बिल्कुल गलत। आप जुलाई 31, 2019 की ECC डिसीजन देख लें, जिसमें ये अप्रूव किया गया था कि प्राइवेट एक्सेस कैपेसिटी इस्तेमाल की जा सकती है। इंप्लीमेंट हुआ जुलाई 2019। उसके बाद ये हुआ कि जो गैस पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, चूंकि उन्होंने गारंटी नहीं दी हुई थी, उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन का नोटिस इशू हो गया। जब वो नोटिस इशू हुआ तो उस पॉइंट पे ये लीगल इशू आ गया कि जी इसमें जो 150 MMCF की एडिशनल कैपेसिटी है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन का नोटिस दे दिया है, तो इसको यूज कैसे किया जा सकता है। आप जुलाई 2019 की डिसीजन देख लें। मगर मसला यह है कि आप कहते हैं कि पिछली हुकूमत, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, आप कहते हैं पिछली हुकूमत लेजिस्लेशन कर गई थी, चले गए हैं। आप लोग आके 2.5 साल में लेजिस्लेशन बदल लेते। अब अक्टूबर में आके आपने दिए ना, तो ये सारे काम आप कर लेते। पहले सब कुछ पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं, काफी सारे काम आप कर लेते हैं ताकि यूटिलाइज हो जाती कैपेसिटी। लेजिस्लेशन हम कैसे कर लें? लेजिस्लेशन जब तक ऑपोजिशन अग्री ना करे कि जी हम ये डेफिनेशन ऑफ पेट्रोल को चेंज करके इसको गैस डिक्लेयर करें। आज भी ये CCI में डिबेट हुआ, इतने सारे काम हुए, ऑपोजिशन अग्री नहीं करती, आप लोगों ने कराए हैं सारे काम। 3 CCIs में ये डिस्कस हुआ है, और आज हम उस पोजीशन में हैं कि सारे सूबे बैठ के ऑपोजिशन समेत इस पे आगे रास्ता निकालने को तैयार हुए हैं। मसला ये है कि अगर मैं गैस ले आऊँ, LNG ले आऊँ एडिशनल, और मैं उसको बेच नहीं सकता फुल प्राइस रिकवरी पे, तो मैं एक और सर्कुलर डेट क्रिएट किए जाऊं। सर्कुलर डेट तो क्रिएट हो रहा है। जब फर्नेस ऑयल से आप महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं, LNG की सस्ती कैपेसिटी होने के बावजूद, तो सर्कुलर डेट तो क्रिएट हो रहा है। PSO अब भी इस सर्दियों के लिए, आप लोगों ने पहले 2017 की सर्दियों में फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट पर पाबंदी लग गई थी। 2018 की सर्दियों में टाइम पर इंपोर्ट करना भूल गए गुलाम सरवर खान साहब, और एक मीटिंग करना भूल गए LNG की। तो फिर फर्नेस ऑयल इंपोर्ट हुआ। सिर्फ 1 महीना दिसंबर 2018 में 10 अरब रुपए का टीका लगा है हुकूमत को, क्योंकि उन्हें फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करना पड़ा, महंगी बिजली पैदा करनी पड़ी। अब 2020 में आके फिर फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने जा रहा है सर्दियों में PSO। तो सारी की सारी मिसमैनेजमेंट तो आप लोग कर रहे हैं। ये मिसमैनेजमेंट नहीं है शाहजेब, आप तसल्ली से सारे पिक्चर को कंबाइंड समझने की कोशिश करें कि दिसंबर और जनवरी में डोमेस्टिक डिमांड गैस की जो है वो 3 गुना हो जाती है। जब वो 3 गुना हो जाती है, तो जितनी भी हम LNG मंगवा रहे होते हैं वो बेसिकली उसको सप्लीमेंट कर रही होती है। तो इस साल में 2 पीरियड्स ऐसे आते हैं, दिसंबर का आखिर और जनवरी का तकरीबन पूरा महीना, 6 हफ्ते ये, और फिर गर्मियों में 1-2 महीने, जहां हम तमाम LNG के प्लांट्स चला रहे हो, तमाम LNG मंगवा के, उसके बावजूद कुछ ना कुछ फर्नेस ऑयल थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है। लेकिन आप एक चीज़ को भूल रहे हैं कि जब
इस गवर्नमेंट ने ऑफिस संभाला उस साल जो 2018 में ख़त्म हुआ जून, तकरीबन 20% जनरेशन बिजली की 20% तकरीबन फर्नेस ऑयल पे थी। ये जो अभी 10 महीने गुजरे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स एलएनजी के प्लांट्स आए हैं, करके 4 पे ले आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स एलएनजी के प्लांट्स आए हैं, फर्नेस ऑयल फेज आउट हुआ है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि दिसंबर 2017 से लेकर अप्रैल 2018 तक नहीं फर्नेस ऑयल इंपोर्ट हुआ था। फिर दरमियान में एक पीरियड आया, आप लोगों ने भी फर्नेस ऑयल नहीं इंपोर्ट किया था, फिर मिसमैनेजमेंट हुई है, फिर गैस की डिमांड गलत हुई है, फिर इंपोर्ट हो रहा है। अब आने वाले दिनों में के इलेक्ट्रिक का प्लांट आ जाएगा, तो आप क्या समझते हैं, उन्हें अगर 150 MMCFD चाहिए होगी तो स्पॉट पर उनको देंगे। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपका कोई है नहीं, नया एलएनजी टर्मिनल आप लोग लगा नहीं सके हैं अभी तक। हम उनके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उसको मैच करने के लिए हम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। मतलब पीएलएल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके साथ, उनको सब एलएनजी सप्लाई का पीएलएल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब अगर आप स्पॉट पे लेंगे और 16-18% पर इलेक्ट्रिक खरीदेगा तो हुकूमत फिर उसको सब्सिडाइज करेगी, क्योंकि आप लोगों ने तो इसका कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। नॉट एट ऑल। उनके साथ हेड्स ऑफ एग्रीमेंट अभी तय हुआ है। जैसे ही उनके साथ पीएलएल का एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, और ये सिर्फ 3 साल की बात हो रही है बाय द वे, ये भी लोगों को अंदाजा होना चाहिए। साहब बहुत शुक्रिया, नदीम बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पावर सेक्टर अपनी डिमांड वक्त पर नहीं देता। ताबिश गौर साहब ने भी ये बात कही है, साथ में ये बात कही जा रही है नदीम बाबर साहब की तरफ से भी। पावर मिनिस्ट्री उमर अयूब साहब के पास उम्मीद करते हैं, क्योंकि कमिट किया गया था कि पहले आप नदीम बाबर को इंटरव्यू कर लें, फिर उमर अयूब साहब आएंगे। उम्मीद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे। एक ब्रेक के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। इंतखाबी मुहिम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तीनों बड़ी जमातें कामयाबी के दावे कर रही हैं, मगर ताज़ा तरीन सर्वेस के मुताबिक इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की पोजीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग से मजबूत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ज्यादा है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के 27% वोटर्स ने तहरीक इंसाफ के हक में अपनी राय दी है, जबकि 24% ने पीपल्स पार्टी और 14% ने नून लीग को अपनी पसंद करार दिया है। इसी तरह पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ के वोटर्स का तनासुब 35%, पीपल्स पार्टी के वोटर्स का तनासुब 26% और नून लीग के वोटर्स का तनासुब 14% है। दिलचस्प बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत किसी भी दूसरे लीडर से ज्यादा है। गैलप के सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के 42% वोटर्स के मकबूल तरीन लीडर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत बहुत कम 17% और नवाज शरीफ की मकबूलियत उनसे भी कम 15% और मरियम नवाज की मकबूलियत उनसे भी बहुत कम 3% है। जबकि पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत 41%, बिलावल भुट्टो की 23%, नवाज शरीफ की 16% और मरियम नवाज की मकबूलियत 10% है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में यह बताया गया है कि किस जमात को कितनी निशिस्तें मिलने की तवक्को है और कौन सी जमात किस हल्के से कामयाब हो सकती है। सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ कानून साज असेंबली की 24 में से 12 निशिस्तें हासिल कर सकती है, पीपल्स पार्टी को 5 और मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 1 निशिस्त पर कामयाबी मिल सकती है। इंतखाबात में 4 दिन बाकी हैं, देखते हैं कि क्या नतीजे आते हैं। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1708 नए केसेस सामने आए हैं और मस्बत केसेस की शरह 5% से जायद हो गई है। केसेस में मुसलसल इजाफे की वजह से आज इस हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। NCOC के मुताबिक 16 नवंबर को वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम के साथ सूरत हाल का जायजा लेंगे। मौसम सरमा की तातीलात जल्द और तवील करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा मज़ार, थिएटर और सिनेमा घरों को फौरी तौर पर बंद करने की तजवीज़ दी गई है और फैसला किया गया है कि 20 नवंबर से खुले इलाके में शादी की तकरीबात और सियासी, सकाफती, मजहबी समेत हर तरह के इज्तिमात में 500 अफराद तक शिरकत की इजाज़त होगी। एहतियात कीजिए, कोरोना फैल रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।